हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 है मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है और आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप फर्स्ट पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये नोट्स हैं आपके, इन नोट्स को आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं अपनी बुक में और अच्छे से आपको ये तैयार करने हैं। एग्ज़ाम में इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा चैप्टर 2 से। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा रक्त और परिसंचरण तंत्र। अब यानी रक्त क्या होता है और परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, रक्त यानी ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, तो रक्त है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो जीवों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पोषक पदार्थों को पहुंचाता है और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों व CO2 के उत्सर्जन में मदद करता है। यानी जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो जीवों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पोषक पदार्थों को पहुंचाता है और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों व CO2 के उत्सर्जन में मदद करता है। अब रक्त के घटक हैं तरल प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, ओके, या कणिकाएं। प्रमुख कोशिकाएं व लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC और रक्त प्लेटलेट्स, ओके। तो हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में है WBC के बारे में हम बात करें कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो रोग से बचाने में मदद करती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल, वो रोग से बचाने में मदद करती हैं। जबकि प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, इसका दूसरा नाम क्या है, बिंबाणु, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। यानी जो मोनोसाइट है, महाभक्षक और न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों को भक्षण करती हैं। अब रुधिर कोशिकाओं के प्रकार, तो रुधिर कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं आपकी, 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट में क्या है, लाल रुधिर कोशिकाएं जिनको WBC भी कहा जाता है, RBC भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ओके, तो लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। और ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इनकी औसत आयु कितनी होती है, 120 दिन, यानी इनका जीवन काल कितना होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन का होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है उसका रंग है वो लाल होता है और ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC वाइट ब्लड सेल, तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है और इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों और बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं रंगहीन और पारदर्शक होती हैं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं और पारदर्शक होती हैं और इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक रहते हैं। इनमें केंद्रकों की संख्या है वो एक से ज़्यादा होती है और इनका आकार है वो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अब है बिंबाणु, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स। बिंबाणु को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यानी इसके 3 नाम हैं, बिंबाणु, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। ये एक ही हैं, इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। ओके, तो बिंबाणु प्लेटलेट्स कह सकते हैं या थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। और रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिवस का होता है। यानी जो बिंबाणु है, थ्रोम्बोसाइट है,
उसका जीवन काल कितना होता है, 10 डेज का होता है, 10 दिवस का होता है। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इनका कार्य क्या है, ब्लड है उसको जमाना, यानी रक्त का थक्का जमाना। ओके, रक्त का थक्का जमाना। और बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, ये आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद में है रक्त के कार्य। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रक्त के क्या कार्य हैं, जो ब्लड है वो क्या कार्य करता है। तो शरीर का ताप नियंत्रण और उत्सर्जी जो उत्पाद हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। और शरीर का पीएच नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, यानी शरीर का ताप नियंत्रण और उत्सर्जी जो प्रोडक्ट हैं उनको शरीर से बाहर करना। और शरीर का पीएच, जो शरीर का पीएच होता है वो कंट्रोलिंग करना, नियंत्रित करना। और हार्मोन हैं उनको आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। ये सब किसके कार्य हैं, रक्त के कार्य हैं। अब है रक्त के प्रकार। जैसा आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, रुधिर होता है, उसके आपके 4 प्रकार होते हैं। तो रक्त की आरबीसी की सतह पर, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर रक्त को कितने समूहों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है, ए बी, ए बी और ओ। तो इसलिए रक्त है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट में क्या है, ए। अब ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर प्रतिजन कैसा होगा, ए होगा। और बी रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर प्रतिजन कैसा होगा, बी होगा। और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर ए और बी प्रतिजन उपस्थित होते हैं, यानी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ए भी उपस्थित होगा और साथ में बी भी उपस्थित होगा। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब है ओ ब्लड ग्रुप, यानी जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर दोनों में से कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, यानी न तो ए प्रतिजन उपस्थित होता है और न ही बी प्रतिजन उपस्थित होता है। इनमें से कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। और रक्त के इन समूह को क्या कहा जाता है, ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। यानी ब्लड के इन 4 ग्रुपों को, इन 4 समूहों को क्या कहा जाता है, ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। अब नोट में जो लिखा हुआ है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, इनसे आपके जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, RH प्रतिजन कहा जाता है। जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होता है उनका RH धनात्मक होता है, यानी जिन मनुष्यों में RH कारक है वो उपस्थित होता है उनका RH कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और जिनमें RH कारक अनुपस्थित होता है उनका RH कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। यह आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है रक्त परिसंचरण। अब रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और लसिका परिसंचरण तंत्र में, लसिका परिसंचरण माध्यम है और इस तंत्र में दबाव नहीं होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और रक्त वाहिकाओं तक सीमित रहता है। और जैसे पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो कीट होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी पक्षियों, स्तनधारियों में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद। और कीट होते हैं उनमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इनके मुख्य रूप से कितने अंग हैं, 3 हैं, जिसमें एक है हार्ट यानी हृदय, दूसरा रक्त है और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। जिसमें पहला है हमारा हृदय यानी जो हार्ट है। तो हृदय पेशी से बना 4 कोष्ठों वाला रक्त का पंपिंग स्टेशन है जो हृदयावरण से ढका होता है। और ऊपरी 2 रक्त ग्रहण करने वाले कक्ष आलिंद
व निचले दो रक्त का वितरण पंप करने वाले कक्ष नीले कहलाते हैं। अब रक्त की दाईं ओर अशुद्ध रक्त शिराओं महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में, वहां से दाएं नीले में और फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। और फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले में तथा फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। और रक्त में लयबद्ध संकुचन और स्थिलन द्वारा तथा अनुस्थिलन होते हैं और यह एक हृदय चक्र बनाता है। और मनुष्य में एक संपूर्ण रक्त परिभ्रमण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? द्विसंचरण कहते हैं। यानी जो मनुष्य है उसमें एक संपूर्ण रक्त परिभ्रमण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विसंचरण कहा जाता है। अब रक्त वाहिकाएं क्या होती है? तो शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? वाहिनियों द्वारा होता है। और रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपके धमनी, ये वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है क्या कहलाते हैं? धमनी। और ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। उसके बाद में सेकंड है शिरा, ये वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है, ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो धमनी है वो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है और जो शिरा है वो रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। उसके बाद में है उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यानी उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। और नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके अमोनिया है, दूसरा यूरिया है और तीसरा यूरिक अम्ल है। तो अमोनिया उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। और अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी समुद्री मछलियाँ आदि करते हैं और इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी भी कहा जाता है। उसके बाद में है यूरिक अम्ल, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, कीट हैं आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। और मानव उत्सर्जन तंत्र, तो मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उनका निष्कासन करता है। और इस तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्राशय और 2 मूत्रवाहिनियाँ और एक मूत्र मार्ग होता है। और वृक्कों में वलकुट और मध्यांश 2 भाग होते हैं। वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क का उत्सर्जन इकाई है और प्रत्येक वृक्क में लाखों वृक्काणु होते हैं। वृक्काणु के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? बोमेन, संपुट और ग्लोमेरुलस, ये इनके प्रमुख भाग हैं। वृक्क नलिका, प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं जो अंत में संग्रह नलिका में खुलते हैं। उसके बाद में है मूत्र निर्माण, यानी मूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो मूत्र निर्माण 3 प्रक्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। तो वृक्क धमनी वृक्क में उत्सर्जी पदार्थ युक्त रक्त लेकर प्रवेश करती है, जिनकी शाखाएं अभिवाही धमनिकाएं कोशिका गुच्छ को रक्त आपूर्ति करती है और निस्यंदन के बाद अपवाही धमनिका केशिका गुच्छ से रक्त संग्रह करती है। और उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तत्व कौन कौन से हैं? जैसे फेफड़े हैं, CO2, त्वचा है, लवण, यूरिया, लैक्टिक अम्ल। और यकृत हैं, पीत वर्णक, बिलीरुबिन, स्टेरॉइड आदि, ये सब उत्सर्जन करते हैं। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।